हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू किए थे। तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको अभी तक गुलाम वंश पढ़ा दिया, जो कि पहला राजवंश था। दिल्ली सल्तनत में हम लोग को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश पढ़ना। ये 5 राजवंश हम लोग को दिल्ली सल्तनत में पढ़ने रहते हैं, जिसमें से पहला राजवंश हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश का शासनकाल रहता है 1290 से 1320। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया और 1290 में गुलाम वंश का खात्मा हुआ और आ गया खिलजी वंश, और ये 1320 तक शासन करेगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। इसने मात्र 30 वर्षों तक ही शासन किया। हालांकि कहा जाता है सबसे प्रभावशाली वंश था, सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली सल्तनत में इसी ने डाला। आगे हम लोग देखेंगे। अब खिलजी वंश की स्थापना को हम लोग खिलजी क्रांति कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, यानी गुलाम वंश से जब खिलजी वंश आया तो अमूल चूल परिवर्तन हुआ। अमूल चूल का मतलब जड़ से परिवर्तन हुआ। अब जड़ से परिवर्तन क्या हुआ, हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग आखिर इस खिलजी स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं, ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने बताया था जो गुलाम वंश था उसमें जो बलबन था या जितने भी शासक थे वो कहीं ना कहीं नस्लीय आधार पर पद देते थे। यानी जो भर्ती की जाती थी वो उच्च कुल के लोगों को भर्ती किया जाता था। यानी उच्च माने जाने वाले जो तुर्क होते थे उन्हीं को सेना में या प्रशासन में भर्ती किया जाता था। वहाँ पे कहीं मेरिट नहीं देखी जाती थी। गुलाम वंश में क्या था कि जो सेना में या प्रशासन में भर्ती की जाती थी, कर्मचारियों की, सैनिकों की, जो भी लोग थे उनका कुल देखा जाता था। कुल कि निम्न कुल का है कि उच्च कुल का है। चाहे बलबन, मैंने बताया था बलबन ने स्वयं भी कहा था कि जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ गुस्से से मेरे तलवार पर अपने आप चला जाता है। ये बलबन ने कहा था। इसका मतलब वो निम्न लोगों से नहीं मिलता था। अब क्या हुआ, जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो अब नस्लीय आधार पर पद नहीं दिए जाते थे, बल्कि योग्यता के आधार पर पद दिए जाने लगे। यानी खिलजी वंश के जो शासक थे इन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। ये नहीं देखते थे कि निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, हिंदुस्तानी है, अफ़गानी है, ईरानी है, कौन है, ये नहीं देखते थे। ये योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर पद दिए जाने लगे। और प्रशासन में कहा जाता है गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों की भागीदारी हुई। गैर तुर्कों का मतलब जो तुर्क नहीं थे वो भी प्रशासन में आ सकते थे, और भारतीय मुसलमान जो थे वो भी अब प्रशासन में आ सकते थे। तो अमूल चूल परिवर्तन हुआ। इसीलिए इतिहासकार मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी, इन दोनों इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को खिलजी क्रांति कहा है। ठीक है, तो ये जो खिलजी शब्द है ये एक तुर्कों की एक शाखा है। तुर्कों की क्या है, एक शाखा है जो निम्न मानी जाती है, निम्न शाखा। तो इन्होंने क्या किया कि सभी को भर्ती करना शुरू किया, और इसी घटना को हबीब और आरपी त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति कहा है। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे खिलजी क्रांति क्या है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो शासक था खिलजी वंश का वो था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 6 वर्ष का इसका शासनकाल रहता है। बहुत ही उदार शासक था। ठीक है, बहुत ही उदार शासक था कहा जाता है। कट्टर शासक नहीं था, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा युद्ध प्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ने पड़े इसको। हालांकि युद्ध प्रिय था नहीं। तो कहा जाता है जब ये शासक बना 70 के आसपास इसकी एज थी। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कैकूबाद द्वारा, जो कैकू
ये जो कैकुबाद है, मैंने आपको बताया था गुलाम वंश का अयोग्य शासक था। तो इसने किलोखरी का महल बनवाया था। ये देखिए, कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और कैकुबाद द्वारा इसको शाइस्ता खां की उपाधि भी दी गई थी। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके शासन सत्ता हथियाई थी, तो सब मैंने बता दिया था। दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, ये मानना था जलालुद्दीन खिलजी का। ये कहता था दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये मानना था कि दिल्ली सल्तनत इसलिए इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या हिंदुओं की है। भले ही मुस्लिम शासक हैं, शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन करने से थोड़ी ना हो जाएगा कि ये इस्लामिक राज्य हो जाएगा। इस्लामिक राज्य होने के लिए जितने भी हिंदू हैं उनको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और सारे हिंदुओं का मुस्लिम में कन्वर्ट होना असंभव है। तो इसीलिए इसने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये इस्लामिक राज्य हो जाए। लिबरल डिस्पोटिज़म यानी उदार निरंकुशवादी था। मतलब निरंकुशवादी का कहने का मतलब ये इस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं था, फिर भी इसने जनता के लिए कार्य किए, ठीक है। और इसका कहना था कि जो शासन है वो राज्य की जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, यानी जैसी जनता चाहे वैसा शासन होना चाहिए। ये जलालुद्दीन खिलजी का कहना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसका मानना था कि जो शासन है वो जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो वो जलालुद्दीन खिलजी है। अब इसकी कुछ, मैंने कहा कि ये युद्ध प्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी इसको युद्ध करने पड़े, और जलालुद्दीन की चुनौतियां और नीतियां। तो रणथंभौर पर घेराबंदी की थी इसने 1291-92 में, लेकिन ये घेराबंदी इसने हटा ली। अब क्यों हटा ली, आगे देखिए। इसका कहना था कि वह मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज़्यादा समझता है, यानी कि ये मुसलमानों की हत्या या उनको मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको पता था युद्ध होगा तो हमारी तरफ से मुसलमान मारे जाएंगे। तो इसने क्या कहा कि मुसलमान के एक सिर की कीमत, एक बाल की कीमत जो है, एक बाल की कीमत वो 100 किलो से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आप समझ जाइए कि 100 किलो को छोड़ सकता है, लेकिन मुसलमान का एक बाल बांका नहीं होना चाहिए, इसका ये मानना था। इसीलिए इसने रणथंभौर का घेराबंदी हटा लिया। और मंगोल नीति की बात करें तो 1292 में एक मंगोल आक्रमणकारी था अब्दुल्ला खान, इसका आक्रमण होता है और ये संधि कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी आते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, लेकिन बाद में वे संधि करते हैं। लगभग 4-5 हज़ार मंगोल थे और वो यहाँ पे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। जो मंगोल आक्रमणकारी आते हैं वो दिल्ली में आकर के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और उनको नवीन मुसलमान कहा गया, और यहाँ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। और कहाँ बस जाते हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसते हैं, जिसको हम लोग मंगोलपुरी या मुगलपुरी कहते हैं। जहाँ पे मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना डेरा डाला, यानी जहाँ पे बसे, उस इलाके को मुगलपुरी या मंगोलपुरी कहा गया। हाँ, एक चीज़ इसमें और रह गया, आंतरिक विद्रोह। तो इसके समय में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। ये कड़ा में विद्रोह किए थे। कड़ा कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। कड़ा मानिकपुर आपने सुना होगा। तो कड़ा मानिकपुर में विद्रोह होता है, मलिक छज्जू का विद्रोह, और इसको दबा देता है सुल्तान, माफ़ कर देता है। और यहाँ का सूबेदार किसको बना देता है, अलाउद्दीन खिलजी को, जो इसका भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक छज्जू विद्रोह करता, मलिक छज्जू को हटा करके एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देता है, गवर्नर बना देता है। फिर बात करते हैं सीदी मौला। ये एक ईरानी फ़कीर था, इसने भी विद्रोह किया था, और कहा जाता है कि सीदी मौला को जलालुद्दीन खिलजी ने
हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। कड़ा का विश्वासघात 1296 की स्थिति देखिए थोड़ा सा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैप में आप देखते रहिएगा, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कहता जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन के स्वागत के लिए कड़ा पहुँचा। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी जाता है। मैप में देखिए 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाता है? देवगिरी। और देवगिरी को लूट कर आता है, यानी देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव रहते हैं उनको लूट करके आता है, सोना चांदी लेकर आता है और दिल्ली जाने के बजाय कड़ा में रुक जाता है। अलाउद्दीन कहाँ रुक जाता है? कड़ा में सोना चांदी गहने ले करके, खजाना ले करके कड़ा मानिकपुर में यानी इलाहाबाद में रुक जाता है और यहाँ से संदेश भिजवाता है जलालुद्दीन खिलजी को कि आइए, मैं देवगिरी को लूट लाया हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है और कड़ा मानिकपुर में आता है और यहीं पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का वध कर दिया और शासन सत्ता हथिया ली। तो वही चीज़ है, जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन के स्वागत के लिए कड़ा पहुंचा, मतलब मिलने पहुंचा था। गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक सुल्तान का वध कर दिया, यानी जलालुद्दीन खिलजी का खात्मा हो गया, काम तमाम हो गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खान और पूरे परिवार को भी समाप्त कर दिया। जलालुद्दीन की एक विधवा थी मल्लिका जहाँ, ठीक है, जलालुद्दीन की एक पत्नी थी मल्लिका जहाँ। इन्होंने अपने बेटे कद्र खां को सुल्तान बना दिया। जब इनको पता चला कि हमारे पति की हत्या हो गई है, जलालुद्दीन की हत्या हो गई है, तो मल्लिका जहाँ ने अपने बेटे कद्र खां को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने पुत्र अरकली खां को मुल्तान से, ये जो अरकली खां है ये मुल्तान में था, इसको बुला लिया कि आओ लड़ना है अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अरकली खां को मरवा दिया और धीरे धीरे इनके पूरे परिवार को मरवा दिया और शासन सत्ता हथिया ली। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासक रहा, सुल्तान रहा और इसके काल को साम्राज्यवादी युग कहते हैं, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना शुरू किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता था। इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा गया। जैसे सिकंदर ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था विश्व के, ऐसे ही इसने विश्व के क्षेत्रों को तो नहीं जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। तो इसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहते हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका बचपन का नाम था। राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के द्वारा जो लाल महल बनवाया गया था वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे? लाल महल में। और ये लाल महल किसने बनवाया था? गुलाम वंश के शासक बलबन ने बनवाया था। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करता है। स्टेनले लेनपूल एक इतिहासकार है। ये अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहता है। आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। ये गुप्त वंश का एक शासक था और इसने भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत लिया था। तो समुद्रगुप्त जो था प्राचीन भारत का एक शासक था और जो स्टेनले लेनपूल हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का समुद्रगुप्त है, यानी समुद्रगुप्त से तुलना करते हैं उसकी। इसी प्रकार एक और इतिहासकार हैं वुलजले हेग। ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ हो जाता है। तो ये दो कथन याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मंगोलों के विरुद्ध रक्त और तलवार की नीति अपनाई।
1304 में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को राजधानी बनाया और किलेबंदी की। ठीक है, सीरी का किला इसने बनवाया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सीरी का किला किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? मंगोल को रोकने के लिए, यानी मंगोलों को उनके आक्रमण से रोकने के लिए सीरी का किला बनवाया था और इसी को राजधानी भी बना लिया था इसने। अब मंगोल आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण कर रहे थे, बहुत सारे आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। एक इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जफ़र खां। कहा जाता है ये मंगोलों से लड़ते हुए ही 1299 में कीली के मैदान में मारा गया। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है अलाउद्दीन का कौन सा ऐसा सेनापति था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, तो जफ़र खान था। और ये कब मारा गया? 1299 में। अलाउद्दीन कहता है कि बिना अपमानित हुए ही इससे छुटकारा मिल गया। जब जफ़र खान मरता है तो अलाउद्दीन कहता है कि बिना लड़े या बिना अपमानित हुए ही जफ़र खान से छुटकारा मिल गया। अब यहाँ पे देखिए मंगोल आक्रमणकारी के बारे में बताया गया है कि कब कब किसने आक्रमण किया। तो यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। ये सब आक्रमण मंगोलों के थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण हुए थे। जैसे मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ 1296 ईस्वी में, और मंगोलों का नेता कौन था? कादर खान। यानी कादर खान ने 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर आक्रमण किया। द्वितीय मंगोल आक्रमण कब हुआ? एक वर्ष बाद साल्दी के नेतृत्व में। ऐसे ही तीसरा मंगोल आक्रमणकारी 1299 में हुआ, कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा मंगोल आक्रमण कब हुआ? 1303 ईस्वी में, और इस बार मंगोलों का नेता कौन था? तारगी, और इसने दिल्ली को घेर लिया। ये 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ गया हुआ था, मेवाड़। ठीक है, और दिल्ली का सिंहासन खाली था, तो मंगोलों ने क्या किया? दिल्ली को घेर लिया, और मंगोलों का नेता था तारगी। फिर पांचवा आक्रमण मंगोलों का हुआ 1305 ईस्वी में, और इसमें मंगोल आक्रमणकारी अली बेग और तरकत थे। छठा 1306 में हुआ, इसमें कबक खां था। और सातवां जो आक्रमण हुआ वो 1307 और 8 में हुआ, जिसका नेतृत्व इकबाल मंद ने किया। तो ये सारे क्रम हैं, इतने आक्रमण हुए और ये वर्ष है। इन वर्षों में मंगोल आक्रमणकारी आए और यहाँ मंगोल आक्रमणकारियों के नाम दिए हैं। ठीक है, ये सेनापति थे, मंगोल आक्रमणकारियों के सेनापति थे, या नेता कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। अलाउद्दीन के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके थोड़ा अभियानों के बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला अभियान होता है वो 1299 ईस्वी में होता है गुजरात पर। अब गुजरात बहुत ज़्यादा समृद्धशाली प्रांत था और गुजरात में बहुत सारे बंदरगाह भी थे, व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत ही लाभदायक था। वहाँ स्थितियाँ बहुत ही ठीक थी, तो गुजरात पर कब्जा करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे जो शासक थे वो बघेल शासक थे, बघेल वंश के कर्ण सिंह बोला जाता है। उन शासक का क्या नाम था? कर्ण सिंह, और उनकी पत्नी थी कमला देवी। तो 1299 में गुजरात पर आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक उलूग खां और दूसरा नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात की जो राजधानी थी अहिनवाड़, या इसी को पाटन बोलते हैं, इसी को अहिनवाड़ बोलते हैं, अनिलवाड़ा भी बोलते हैं और पाटन भी बोलते हैं। इस गुजरात की राजधानी को इन दोनों सेनापतियों ने खूब लूटा। और ये जो बघेल शासक कर्ण द्वितीय था, ये दक्षिण भारत में भाग जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये किस राज्य में भागता है। ये कर्ण द्वितीय जो था ये भाग जाता है और इसकी पत्नी कमला देवी को कैद कर लिया जाता है। ठीक है,
तो ये जो कर्ण था, कर्ण द्वितीय, ये अपनी बेटी के साथ, कर्ण द्वितीय जो था ये अपनी बेटी के साथ भाग जाता है। इसकी जो बेटी रहती है, एक मिनट, हाँ मैं बात कर रहा था गुजरात अभियान में, थोड़ा बाहर चला गया था, शोर शराबा हो रहा था। तो गुजरात अभियान की बात कर रहा था। 1299 में आक्रमण होता है। सेनापति उलूग खां और नुसरत खां आक्रमण करते हैं। अहिनवाड़ को लूट लिया जाता है, पाटन इसको बोलते हैं। बघेल शासक जो कर्ण द्वितीय था, ये अपनी बेटी देवल के साथ, इसकी बेटी का क्या नाम रहता है, देवल, उसको लेकर के दक्षिण में भाग जाता है। दक्षिण में एक, मैंने बताया था 1296 में जहाँ पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, याद कीजिए, देवगिरी, जिसको लूट करके लाया था, कड़ा में रुका था, फिर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के थे, तो वहीं देवगिरी में शरण लेने चला जाता है। जब आक्रमण हुआ तो बघेल शासक कर्ण द्वितीय अपनी पुत्री देवल के साथ देवगिरी भाग जाता है और कमला देवी फंस जाती हैं, इनको पकड़ लिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से शादी कर लेता, विवाह कर लेता है। और यहीं पे गुजरात में जब खंबात, गुजरात में ही एक क्षेत्र का नाम है, स्थान का नाम है खंबात, खंबात की खाड़ी आपने सुना होगा। तो जब खंबात में नुसरत खां ने आक्रमण किया तो यहीं से इनको एक हिजड़ा मिला, जिसको मलिक काफूर कहते हैं। मलिक काफूर कहाँ से मिला था, गुजरात अभियान से मिला था। और कहा जाता है नुसरत खां ने इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर को क्या कहते हैं, 1000 दिनारी। बाद में मलिक काफूर को मलिक नायब भी बनाया गया। तो ये था गुजरात अभियान। अब इसके बाद रणथंबोर पर अभियान होता है। ये देखिए, रणथंबोर पर अभियान होता है 1301 में। यहाँ का शासक हम्मीर देव रहता, हम लोग आगे बात करेंगे अभी डिटेल में। फिर चित्तौड़ पे 1303 ईस्वी में यहाँ का शासक राणा रतन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर सिवाना पे आक्रमण होता है 1308 ईस्वी में। इसके पहले मालवा पर भी आक्रमण होता है 1305 में। मालवा के शासक जो रहते हैं वो मालदेव रहते हैं। और सिवाना के शासक शीतल देव। जालौर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण हुआ, यहाँ के शासक कान्हड़ देव रहते हैं। यानी कि ये सब उत्तर भारत के अभियान हैं, राजस्थान के अभियान हैं। अब इनको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो गुजरात का अभियान पहला था। अब हम लोग पढ़ेंगे रणथंबोर का अभियान 1301 में हुआ, जहाँ का शासक हम्मीर देव था। तो रणथंबोर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया, 1301 में। और कारण क्या बताया, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का कारण बताया कि ये जो रणथंबोर के शासक थे, रणथंबोर के जो शासक थे, इन्होंने यानी हम्मीर देव ने मंगोल विद्रोहियों को शरण दिया था। कुछ मंगोल विद्रोही अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके भागे थे और उनका नाम भी यहाँ दिया है। मोहम्मद शाह एक मंगोल विद्रोही था जो अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके भागा था और उसको हम्मीर देव, ये जो हम्मीर देव थे, इन्होंने शरण दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनके राज्य पे आक्रमण किया कि हमारे देश से निष्कासित विद्रोहियों को तुम शरण दोगे, इतनी हिम्मत। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो हम्मीर देव थे, इनका एक मंत्री था रनमल, इसने विश्वासघात किया था। रनमल और रतिपाल, ये दो सेनापति थे, मंत्री थे हम्मीर देव के। ये अलाउद्दीन खिलजी से जा कर के मिल गए थे और अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है युद्ध को। और यहाँ पर भी आक्रमण जो हुआ वही दो लोग करते हैं, उलूग खां और नुसरत खां। याद रखिए, रणथंबोर में भी आक्रमण कौन करता है, उलूग खां और नुसरत खां। 1 साल तक यहाँ सुल्तान की सेनाएं डटी रहती हैं, उनको सफलता नहीं मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं 1 साल तक रणथंबोर को घेरे रहती हैं। फिर बाद में जब ये दोनों मिल जाते हैं, रनमल और रतिपाल, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, तब जा कर के रणथंबोर को अलाउद्दीन खिलजी जीत पाता है। कहा जाता है नुसरत खां इस युद्ध में मारा भी गया था। जो नुसरत खां था
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, वो इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। और ये जो हमीर देव थे, हमीर देव ये भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव, ये भी युद्ध में मारे जाते हैं। और इनकी पत्नी, हमीर देव की पत्नी थी रंग देवी, ये जलकर जौहर कर लेती हैं। यहाँ जल नहीं, जलकर जौहर कर लेती हैं, यानी कि आग में कूद जाती हैं और जौहर कर लेती हैं अनेक राजपूत स्त्रियों के साथ। अमीर खुसरो तारीख़ अलाई द्वारा फ़ारसी साहित्य में जौहर का पहला वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जौहर का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, ये याद रखिएगा। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ तारीख़ अलाई, इसमें सती प्रथा जौहर प्रथा का पहला वर्णन मिलता है। यहाँ आप देखिए, जब राजपूत शासक मर गए तो राजपूत स्त्रियों ने रंग देवी के नेतृत्व में जौहर कर लिया। तो इतना आपको याद रखना है रणथंभौर के अभियान में। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया रणथंभौर। अब हम लोग पढ़ेंगे चित्तौड़। चित्तौड़, इस पर आक्रमण 1303 ईस्वी में होता है। यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक थे बहुत ही फेमस शासक, आप सभी को पता होगा, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह यहाँ के शासक थे। और राणा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें सब कुछ ये दिखाया गया है। गोरा और बादल इसके सेनापति थे। और 1303 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया गया। और कहा जाता है कि जो राणा रतन सिंह थे, इनकी एक पत्नी थी, बहुत ही सुंदर थी, चित्तौड़ की रानी कहलाती हैं, पद्मिनी। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, ये कहानी जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो पद्मावत में इसका उल्लेख करते हैं। इसका उल्लेख कौन करता है, मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी से प्रभावित था, उनकी सुंदरता से प्रभावित था और इसीलिए आक्रमण किया था। कहा जाता है इस युद्ध को जीत लेता है राणा रतन सिंह, हार जाते हैं, मारे जाते हैं। और चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रखता है। चित्तौड़ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, जब मर जाते हैं तो यहाँ पे जो पद्मिनी थी वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, मतलब आग में कूद करके सारी स्त्रियों के साथ, जिनके जिनके पति मारे गए थे उनके साथ आग में कूद करके जौहर कर लेती हैं। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आकर के चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के नाम पर पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्र खां, उसी के नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रख दिया गया। इस अभियान में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी गया था। अमीर खुसरो भी गया था। और पता होगा आपको कि इसी समय 1303 ईस्वी में ही मंगोल आक्रमणकारी तारदी, या जिसको तारगी बोलते हैं, उसने आक्रमण किया था। वो मैंने आपको पीछे पढ़ा ही दिया। 1303 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तारगी ने दिल्ली में आक्रमण भी किया था। तो ये चित्तौड़ अभियान था। और 7 माह तक कहा जाता है चित्तौड़ को घेरे रहा अलाउद्दीन खिलजी। फिर राणा रतन सिंह से युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह ने कहीं कहीं कहा जाता है आत्मसमर्पण कर दिया, कहीं कहीं कहा जाता है कि उनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मिलती है, जो 1540 में लिखा गया। अमीर खुसरो ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है, मतलब पद्मिनी से प्रभावित था अलाउद्दीन खिलजी या नहीं, इस बात का वर्णन अमीर खुसरो ने नहीं किया है। जबकि अमीर खुसरो स्वयं गया था इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ, फिर भी वो इसका वर्णन नहीं करता है। तो ये घटना कहीं ना कहीं काल्पनिक लगती है। तो ठीक है, ये 2 अभियान हो गए, 3 हो गए, यानी गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी बहुत सारे इसके अभियान बाकी हैं उत्तर के, जैसे हम लोग मालवा की बात करेंगे, मारवाड़ की बात करेंगे, सिवान की बात करेंगे, जालोर की बात करेंगे, फिर दक्षिण अभियान की बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।